किसी भी टॉपिक को समझने के लिए फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है और इसलिए आज के इस वीडियो में हम भर भर के फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस। ट्रस्ट मी, कुछ चीजों को समझने से पहले इस एक चीज का जानना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ और फैक्ट जानते हैं। सबसे पहला, 2024 का इलेक्शन जीतने वाले 93% ऑफ द कैंडिडेट्स करोड़पति है। 543 में से 504। एक एस्टिमेट ये कहता है कि ऑन एन एवरेज हमारे लोकसभा एमपी के पास 20 करोड़ के एसेट्स है और एक राज्यसभा एमपी के पास इससे 4 गुना 80 करोड़ के एसेट्स है। दूसरा फैक्ट जानते हैं, कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। आपको पता है हर एक मिनट जो हमारी पार्लियामेंट फंक्शन करती है उसका रनिंग कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए, पेड बाय टैक्स पेयर्स। तो हर बार ये जो अडजर्नमेंट्स होते हैं, वॉकआउट्स होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं या 2-2, 3-3 घंटे की जो स्पीचेस होती है जिससे रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आपको और मुझे ये पता होना चाहिए कि हमारे पार्लियामेंट की सिर्फ साल भर की रनिंग कॉस्ट है 1300 करोड़ रुपए, पेड बाय टैक्स पेयर्स। और अब तो हम इन सीटों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये खर्चा कहां से आएगा। चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी है, पॉपुलेशन है, रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, फेडरेशन है, डीलिमिटेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे का दिल दहलाने वाले जो सारे टॉपिक हो सकते हैं वो सारे के सारे, और हम इन सबको बहुत ही आसान से, अच्छे से, फैक्ट्स और लॉजिक के साथ समझने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। कि इस महिला आरक्षण को आप परिणय सीमन के साथ मत जोड़ो, महिला आरक्षण लाओ। वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543, उसी पे आप लागू करो, हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। 2029 में लाना चाहते हो, कृपया लाइए। एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। चलिए अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई है इसे अच्छे से समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सेशन रखते हुए 3 बिल्स का एक मेजर लेजिस्लेटिव पैकेज इंट्रोड्यूस किया है। ये 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए जिनका मेन एम है देश के इलेक्टोरल और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में रिफॉर्म लाना। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इससे पहले कि हम इन बिल्स को अच्छे से समझे, थोड़ी बैक स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। तो लाइट्स देखो, पूरे दुनिया में विमेन की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% की है, लेकिन अगर हम पूरे दुनिया के तमाम देशों के पार्लियामेंट पे विमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 25% पे है। अब इंडिया की बात करते हैं तो आज की डेट में हमारे पार्लियामेंट में विमेन पार्टिसिपेशन 14% की है, लेकिन मुस्कुराइए क्योंकि ये इंडिया की इलेक्टोरेट हिस्ट्री की हाईएस्ट पार्टिसिपेशन है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था। इसका क्या पर्पस था? लोकल लेवल गवर्नमेंट मतलब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। आपको पता है आज के डेट में 20 कुछ ऐसे स्टेट्स है जो 50% तक का रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम था ये लोकल लेवल गवर्नमेंट के लिए था। अब इस सिस्टम की सक्सेस को देखते हुए और चीजों को नेक्स्ट लेवल मतलब लोकसभा तक ले जाने के लिए 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम एक्ट को पास किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही ऑलमोस्ट यूनानिमसली इस एक्ट को पास किया गया। अब ये एक्ट क्या बात करता है? ये लोकसभा में विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन की बात करता है और ये कहता है कि जिस भी दिन इस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो नेक्स्ट 15 साल के लिए वैलिड रहेगा और अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसे एक्सटेंड भी कर सकती है। अब ये जो एक्ट है ये तो 2023 से लागू हो चुका है, तो क्या एट प्रेजेंट हमारी लोकसभा में 33% रिजर्वेशन एप्लीकेबल है? नहीं, क्योंकि इसी एक्ट में एक कंडीशन सेट की गई है, एक क्वालिफिकेशन सेट की गई है जो ये कहता है कि ये जो रिजर्वेशन है ना ये तुरंत एप्लीकेबल नहीं हो जाएगी, बल्कि फ्यूचर में एक सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा। इस सेंसस के डेटा के हिसाब से फिर डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी और फिर ये डिसाइड होगा कि लोकसभा की वो कौन सी सीट्स होगी जो विमेन के लिए रिजर्व्ड हो। तो एक्ट पास हो चुका है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक फ्यूचर डेट के लिए सेट की गई है। अब सिर्फ इन 2 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं से पूरा डिबेट रिलेटेड है। चाहे नॉर्थ और साउथ का डिवाइड ले लो या पॉपुलेशन का डिवाइड ले लो, सारी चीजों को समझने के लिए सेंसस और डीलिमिटेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ 2 मिनट देते रहे, हम इन 2 टॉपिक को भी समझेंगे और फिर हमारे मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। अब देखो, ये तो सबको ही पता है कि पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगा और डीलिमिटेशन के बाद फाइनली हमारी लोकसभा की सीट्स को बढ़ाया जाएगा। ये तो सबको पता ही है, मान ही रही हूँ, लेकिन इन 2 टर्म्स का मतलब क्या है? चलिए सिंपली समझते हैं।
तो सेंसस का मतलब हुआ जनगणना, जिसमें ये जाना जाता है कि हमारे देश में आखिर कितने लोग रहते हैं। लेकिन सेंसस ना सिर्फ एक पॉपुलेशन काउंटिंग एक्टिविटी नहीं है, सेंसस एक आईने की तरह है जो हमारे गवर्नमेंट को ये बताता है कि हमारा देश आखिर दिखता कैसा है। सेंसस के डेटा के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि हॉस्पिटल्स कहाँ खोलने, स्कूल कहाँ खोलने, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का इम्प्रूव करना है, कैसी पॉलिसीज बनानी, वेलफेयर प्रोजेक्ट कौन से स्टार्ट करना है। तो सेंसस के डेटा के हिसाब से हमारे देश के नेक्स्ट 10 साल का रोड मैप बनाया जाता है। अब इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था 1951 में, जिसमें ये पता चला कि हमारे देश में 36 करोड़ लोग रहते हैं और हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट किया जाता है। तो 1961 में पता चला 44 करोड़ लोग रहते हैं, 1971 में पता चला 54 करोड़ रहते हैं। तो ये हुआ सेंसस। एक चीज आपने ऑब्जर्व की कि 1971 में हम सिर्फ 50 करोड़ थे, अब हम बढ़ के 140 करोड़ की आबादी बन चुके हैं। आज नहीं तो कल सरकार सारे प्रोसेसेस करते हुए अपना डेटा तो कलेक्ट कर ही लेगी, लेकिन क्या आपने अपनी पर्सनल इकोनॉमी को सिक्योर किया है? क्योंकि जब रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ता है, सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास फैमिली की सेविंग्स पर ही पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई हैविंग अ हेल्थ इंश्योरेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो, आज के महंगाई के जमाने में भगवान ना करे, अगर आपके घर पे कोई बीमार पड़ जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस का होना सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाता है। हर महीने 700 से 900 रुपए का प्रीमियम लगता है, जिससे आपको 10 से 12 लाख रुपए का कवर मिलता है। और अब तो जीएसटी भी हट गया है, तो आप 18% एक्स्ट्रा सेव करते हो। लेकिन अभी भी ना एक प्रॉब्लम है, इतनी सारी कंपनीज है, उनके इतने सारे प्लान है, इन सब में से बेस्ट प्लान कैसे चूज करें? एंड दैट्स व्हाई आई पर्सनली रेकमेंड डिट्टो इंश्योरेंस। ये एक जीरो भैवाट कंपनी है जो आपको ऑनेस्ट और स्पैम फ्री एडवाइस देती है। कंसल्टेशन से लेकर क्लेम सपोर्ट सब कुछ 100% फ्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे भारी, सबसे लंबा काम होता है पेपर वर्क का। तो इन केस अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो डिट्टो आपके बिहाफ पे लड़ता है, पूरा पेपर वर्क संभालता है। मैंने पर्सनली डिट्टो इंश्योरेंस यूज किया अपनी फैमिली के लिए सही प्लान शॉर्टलिस्ट करने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके एक फ्री कंसल्टेशन बुक करें और टेंशन फ्री हो जाइए। चलिए वापस चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। अब जैसे ही सेंसस का डेटा मिलता है, उसके बाद डीलिमिटेशन की एक्टिविटी स्टार्ट होती है। अब डीलिमिटेशन का मतलब क्या हुआ? डीलिमिटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर इंसान की वोट की इक्वल वैल्यू हो। तो 1 वोट 1 वैल्यू समझते कैसे? मान लो किसी एक स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, फर्टिलिटी रेट ज्यादा हो सकता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से लोग वहां पे ज्यादा आ रहे हैं, या फिर आउटवर्ड माइग्रेशन हो रहा है, जो भी रीजन हो सकता है। मतलब किसी भी एरिया की, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की घटती या बढ़ती पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना। क्यों? ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। अभी इक्वल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स होगी, लोकसभा में कितनी सीट्स होगी, ये डिसाइड किया जाए। अब ये भी क्यों जरूरी है? ताकि हर एमपी इक्वल नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। अगर कोई भी एक एमपी बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, तो उनकी डिमांड्स को कभी रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा, कभी फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। और इसलिए ये एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और डीलिमिटेशन की पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक इंडिपेंडेंट डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप की जाती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हर 10 सालों में सेंसस परफॉर्म किया जाता है, जिससे हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है ये जाना जाता है। इस पॉपुलेशन के हिसाब से फिर डीलिमिटेशन की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, जिसमें हम लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी ये डिसाइड करते हैं। तो 1951 में पॉपुलेशन के हिसाब से 494 सीट्स थी, मतलब एक एमपी 7.3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। 1961 में ये बढ़ा के 522 सीट कर दी गई, एक एमपी 8.4 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और 1971 में इसे बढ़ा के 543 सीट्स कर दिया गया, मतलब एक एमपी 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हुआ सेंसस और डीलिमिटेशन। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर और इन तीनों बिल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला हमारा बिल है कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल। एक सेकेंड, यही वाला जो बिल है ना, ये मेन गेम चेंजर पेरेंट बिल है, जिस पर बाकी 2 बिल्स भी टिके हुए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो लोकसभा की जो टोटल सीट्स है वो बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच का जो बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा। नाउ कंटिन्यू। अगर मुझे सिर्फ एक लाइन में बताना हो कि इस बिल का क्या पर्पस है, तो मैं कहूंगी चीजों को फास्ट ट्रैक करना। मेनली लोकसभा में 33% विमेन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करवाना। चलिए समझते कैसे। तो 33% रिजर्वेशन की बात करने वाला मेन पीस ऑफ लेजिस्लेशन है ये एक्ट। तो ये एक्ट हो गया एक्शन प्लान। ये बिल इस एक्ट का एग्जीक्यूशन प्लान बनना चाहता है। इस एक्ट में क्या कहा गया है कि हम रिजर्वेशन को कब इंप्लीमेंट करेंगे? पहले हम सेंसस कराएंगे, फिर डीलिमिटेशन कराएंगे, और फिर उसके बाद जाके रिजर्वेशन होगा। ये बिल कहता है कि हमें ना वेट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं वेट करना चाहिए? क्योंकि
अगर हम वेट करते तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो समझते। अगर हम 2026 की सेंसस की ही बात करते तो सेंसस के प्रोसेस कंप्लीट होने में भी 2 साल लगेगी। इलेक्ट्रॉनिकली कर ले तो भी 2 साल लगेगी क्योंकि हमारी आबादी ही इतनी ज्यादा है। जैसे ही सेंसस कंप्लीट होगा फिर डीलिमिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें भी 2 साल लगेंगे। अब जैसे ही डीलिमिटेशन का रिजल्ट अनाउंस होगा देयर इज अ हाई चांस इसको पॉलिटिकली या फिर उसकी एक्यूरेसी की बेसिस पे चैलेंज किया जाए। अगर ये चैलेंज होता है तो 2029 की इलेक्शन में भी 33% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए ये बिल सजेस्ट करता है कि हमें ना बिल्कुल भी फ्यूचर में होने वाले सेंसस और डीलिमिटेशन के लिए वेट नहीं करना चाहिए। हमारे पास 2011 का सेंसस डेटा अवेलेबल है, उसी की बेसिस पे अभी का अभी तुरंत डीलिमिटेशन करवा दो और तुरंत ही लोकसभा में 33% रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करा दो। ये हुआ फर्स्ट प्रपोजल। दूसरा, ये क्वेश्चन आता है कि लोकसभा की वो कौन सी सीट्स होगी जो विमेन से रिजर्व होगी, तो उसका सोल्यूशन ऑफर करते हुए ये कहता है कि लोकसभा की जो टोटल सीट्स है ना हम उसे ही एक्सपांड कर देते हैं। तो लोकसभा की अभी करंट कैपेसिटी है 543 सीट्स की। ये बिल सजेस्ट करता है कि हम इस सीट को एक्सपांड करके 850 कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा? अगर हम सीट्स को 850 कर देंगे तो 1/3 सीट्स डायरेक्टली विमेन के रिजर्व कर देते हैं और बाकी जो सीट्स बचेगी वो जनरल कैंडिडेट्स की हो गई। तो विमेन रिजर्वेशन से बाकी कैंडिडेट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्योंकि ये जो बिल है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मतलब इसे पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत थी, 2/3 वोट्स चाहिए थे। तो चाहिए थे टोटल 352 वोट्स, मिले 298 वोट्स और कम वोट्स मिलने की वजह से ये बिल रिजेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा है डीलिमिटेशन बिल। एक सेकेंड ना, इस पूरे टॉपिक में जो ये नॉर्थ और साउथ का डिबेट चल रहा है वो इस बिल को लेकर ही चल रहा है। देखो सालों से साउथ के स्टेट्स ने बेटर पॉलिसीज के थ्रू, बेटर गवर्नेंस के थ्रू अपने पॉपुलेशन को अच्छे से मैनेज किया है। लेकिन ये बिल क्या कहता है कि इंडिया के हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होगी। अगर हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते तो इंडिया के वो स्टेट जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उन्हें बहुत ज्यादा सीट्स भी मिलेगी। मतलब पार्लियामेंट में नॉर्थ के, स्पेसिफिकली सेंटर के स्टेट्स का दबदबा होगा, फिर उन्हीं के हिसाब से पॉलिसीज बनाएगी, फिर उन्हीं स्टेट्स को ज्यादा फंड्स भी एलोकेट किया जाएगा जो इंडिया के बाकी स्टेट्स के लिए डेट्रीमेंटल होगा। तो इस पॉइंट पे साउथ के स्टेट्स का ये कहना है कि अगर हमने देश की नीड्स के हिसाब से पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट किया है तो हमें पनिश क्यों किया जा रहा है। इसी पॉइंट को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नाउ कंटिन्यू। तो देखो, जो भी हमारी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हमारा जो लोकसभा है, इसमें जो भी एमएलएज है, एमपीज है, इनका मेन काम है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करना। लेकिन अगर किसी भी एक एरिया में बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो सिर्फ एक एमपी के लिए इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो सकता है और इसीलिए टाइम टू टाइम डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो डीलिमिटेशन का मतलब हुआ पॉपुलेशन वाइज सीट्स। मतलब अगर कहीं पे बहुत ज्यादा लोग हैं तो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा लोग भी होने चाहिए। मोर पीपल इक्वल्स टू मोर सीट्स। अब किसी भी एक एरिया में पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है, वो सारी चीजों को सेंसस पे देखा जाता है। अब सेंसस के हिसाब से डीलिमिटेशन परफॉर्म किया जाता है। तो डीलिमिटेशन का मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, जो भी इलेक्टोरल बाउंड्रीज है, उन्हें रीड्रॉ करना। अब ये जो बिल है ये गवर्नमेंट को एक न्यू डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप करने की अथॉरिटी देती है और इस पूरे बिल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर एक एमपी इक्वल नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे ताकि हर एमपी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की जो भी डिमांड्स है उसे बेटर रिप्रेजेंट कर सके। अब इसके बाद जो तीसरा बिल है वो है यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल। ये फोकस करता है पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली पर। ये बिल कहता है कि यहाँ की जो असेंबली सीट्स है उसमें भी हम विमेन रिजर्वेशन और सीट चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर दे। और ये जो चेंजेस है इसे हम 131st अमेंडमेंट बिल के साथ अलाइन कर ले। तो मोटा मोटा ये जो तीनों बिल्स है ये क्या बात करते हैं, ये विमेन रिजर्वेशन को फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि फ्यूचर में होने वाला जो सेंसस है, जो डीलिमिटेशन है, हम उसके लिए इंतजार ना करें। करंटली जो सेंसस डेटा अवेलेबल है हम उसी की बेसिस पे डीलिमिटेशन कर देते हैं और इस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ताकि 2029 इलेक्शन तक सारी चीजें लाइन में आ जाए। और इस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोकसभा की जो टोटल सीट्स है उसे भी एक्सपांड कर देते हैं ताकि ये जो नया रिजर्वेशन है ये करंट सेटिंग को डिस्टर्ब ना करे। अब सुनने में तो इसकी जो सारी आस्क है ये लॉजिकल लगती है, सही लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है। और जब आपको ऐसा लग जाए, मतलब टाइम आ गया है ये समझने का कि इन तीनों बिल्स में प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए इन तीनों बिल्स के रेड फ्लैग समझते हैं। तो दोस्तों चलिए प्रॉब्लम समझने की शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं। आज के हमारे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इन दो आर्टिकल्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है आर्टिकल 81 जो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा की बात करते हुए एक बहुत ही सिंपल रूल कहता है, क्या कि हर स्टेट को
अपने पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में सीट्स मिलनी चाहिए, मतलब अपने पॉपुलेशन के हिसाब से एमपीज एलोकेट होने चाहिए। तो आर्टिकल 81 पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करता है और ये कहते हुए लोकसभा की जो सीट्स है उसे मैक्सिमम 550 पर लॉक कर देता है। 530 स्टेट्स आएंगे, 20 यूनियन टेरिटरीज आएंगे। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 82 जो हमारे डीलिमिटेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। आर्टिकल 82 क्या बात करता है? पॉपुलेशन बेस्ड रीएडजस्टमेंट की बात करता है। मतलब क्या हुआ? देखो आर्टिकल 81 ये कहता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स एलोकेट की जाएगी, तो आर्टिकल 82 भी उसमें ऐड ऑन करते हुए ये कहता है कि जब जब जैसे जैसे पॉपुलेशन शफल होगी उसी हिसाब से सीट्स को भी शफल किया जाएगा, रीएडजस्ट किया जाएगा, मतलब डीलिमिटेशन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? ये कहता है कि हर 10 साल में सेंसस परफॉर्म किया जाएगा। सेंसस के हिसाब से जो न्यू पॉपुलेशन डेटा मिलेगा उस हिसाब से हम डीलिमिटेशन करेंगे, मतलब रीएडजस्टमेंट करेंगे। और ये पूरी एक्सरसाइज हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अब आर्टिकल 82 लोकसभा की सीट्स में डीलिमिटेशन को करने को कहता है, वहीं आर्टिकल 170 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डीलिमिटेशन करने को कहता है। अब ये जो दो आर्टिकल्स है इन्हें टू द लेटर एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। देखो 1951 में हुआ देश का पहला सेंसस और 1952 में हुआ देश का पहला डीलिमिटेशन और सीट्स को रीएडजस्ट किया गया। सेम 61, 71 को रिफ्लेक्ट करते हुए 63 और 73 में भी डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज की गई और सीट्स को रीएडजस्ट किया गया। और पूरी एक्सरसाइज का यही ऑब्जेक्टिव था कि पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेशन के बीच में बैलेंस बना रहे। तो आप देख रहे हैं सारी ही चीजें बहुत स्मूथली चल रही थी। अब यहाँ पे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ईयर 1976 का। चलिए समझते हैं। अब ना इस एक पार्ट का समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत क्रिटिकल है। तो साल है 1976 का और देश में इमरजेंसी चल रही है। अब बस 1 मिनट लेकर इमेजिन करिए कि तब देश कौन कौन सी सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। पूरे देश में गरीबी हटाओ के नारे चल रहे थे। हम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी और पॉवर्टी झेल रहे थे। हम देश के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे बेसिक रिसोर्सेज भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। और गवर्नमेंट का मानना ये था कि जो सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है इसके पीछे का सिर्फ एक मेन रीजन है, वो है देश की ओवर पॉपुलेशन। और गवर्नमेंट ये सोचती है कि एजुकेशन से, फैमिली प्लानिंग से अगर इंडिया की एवरेज फैमिली साइज को रिड्यूस किया जा सके, कंट्रोल में लाया जा सके पॉपुलेशन को, तो पूरा का पूरा देश गरीबी से बाहर निकल सकता है और सारे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन मिल सकती है। और यही सोचते हुए गवर्नमेंट 2 चीजें इंट्रोड्यूस करती है। सबसे पहला है 1976 की पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, लीगल मैरिज एज को इंक्रीज किया जाता है। 15 और 18 थी, उसे इंक्रीज करके 18 और 21 किया जाता है। दूसरा, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस और इंसेंटिवाइज किया जाता है। तीसरा, बहुत सारे स्टेट्स के फैमिली प्लानिंग परफॉर्मेंस को रिव्यू भी किया जाता है। तो ये हुआ स्टेप 1। अब आते हैं स्टेप 2 पर। हाँ, यहाँ पे समझते तो अच्छे से समझ में आएगा। तो दूसरा सोल्यूशन निकालते हुए गवर्नमेंट पास करती है वेरी इंपॉर्टेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 1971 में जो लास्ट लोकसभा की सीट चेंज हुई थी उसे गवर्नमेंट फ्रीज कर देती है, उसे लॉक कर लेती है। समझते कैसे? देखो अभी तक हम जनरल रूल क्या फॉलो कर रहे थे? पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन का, मतलब जब जब जहां जहां पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां वहां की हम सीट भी बढ़ा देंगे। लेकिन अभी अभी तो हमने ये रियलाइज किया कि हमारे पूरे देश की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर हम जरा सी अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले, अगर फैमिली प्लानिंग को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर ले। लेकिन इस सोल्यूशन की भी एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? मान लो कोई स्टेट सक्सेसफुली इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर लेती है, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेती है, तो उसको रिजल्ट में क्या मिलेगा? उसकी तो पार्लियामेंट में सीट्स कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इफ मोर पीपल इक्वल्स टू मोर सीट्स, मतलब लेस पीपल इक्वल्स टू लेस सीट। अगर कोई अपनी पॉपुलेशन को कम करता है, कंट्रोल करता है, तो पार्लियामेंट में तो उसकी सीट्स भी कम हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है? वो स्टेट जो अच्छा काम कर रही है, पार्लियामेंट में उसकी सीट कम हो जा रही है, उसको डिसएडवांटेज मिल रहा है। और वो स्टेट जो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, पार्लियामेंट में उसका वेटेज बढ़ जा रहा है। तो इस नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट पास करती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें वो सबसे पहले ये कहती है कि हर 10 सालों में जो हम पीरियोडिकल रीएडजस्टमेंट करते हैं, लोकसभा की सीट्स को इंक्रीज करते हैं, आर्टिकल 82 और 170 के अंदर, वो हम नहीं करेंगे। जो लास्ट चेंज हुआ था 1971 में, तो लास्ट सीट इंक्रीज हुई थी, उसे हम फ्रीज कर लेते, उसे हम लॉक कर लेते। कब तक ये लॉक करेंगे? 2001 के सेंसस तक उसे लॉक कर लेते। अब आ जाते हैं 2001 में क्या हुआ। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि हम ना थोड़ा सा और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के एफर्ट कर लेते हैं, और वो स्टेट्स जो सच में सक्सेसफुल हो रहे, कहीं उन्हें कोई डिसएडवांटेज ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? 2001 तक तो पोस्टपोन किया, इसे थोड़ा सा और पोस्टपोन कर लेते हैं
और फर्दर पोस्टपोन करने के लिए 84th अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाता है और 2001 से पोस्टपोन करके 2026 की डेट डिसाइड की जाती है कि ये जो सीट्स लॉक की गई थी ये फाइनली 2026 में जो सेंसस परफॉर्म किया जाएगा उसके बेसिस पे फिर अनलॉक कर लिया जाएगा। अब ये जो पूरी एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की जा रही है कि वो स्टेट्स जो सक्सेसफुल है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, जो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पा रहे, उन्हें पार्लियामेंट में डिसएडवांटेज ना होना चाहिए, उनका वेटेज कम ना हो जाए। अब हम आ गए हमारे लास्ट फेज में। तो ये सारी चीजें समझने के बाद हम वापस आते हैं हमारे 3 मेन बिल्स के ऊपर। देखो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है विमेन रिजर्वेशन का, और विमेन रिजर्वेशन को लेके जो मेन लॉ है वो है ये, और इसी लॉ को फास्ट ट्रैक करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए 131st अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया। अब ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि 33% रिजर्वेशन को हम कब इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सेंसस होने के बाद जब डिलिमिटेशन होगा, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से जब लोकसभा की सीट्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा, तब जाके 33% रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब इसी पॉइंट पे क्वेश्चन ये आता है कि इस रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, डिलिमिटेशन के लिए क्यों रुकना? हम अभी के अभी तुरंत रिजर्वेशन क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर देते? वो इसलिए क्योंकि अगर हम बिना सीट इंक्रीज किए रिजर्वेशन को अगर इंप्लीमेंट करते तो क्या होगा? देखो अभी हमारे पास 543 सीट्स है, इसमें से अगर आप 1/3 सीट्स विमेन को दे देते हो तो ये जो 1/3 सीट्स है, ये जो 181 सीट्स है जिसमें करंटली एमपीज जो बैठे हुए वो तो कहीं से इलेक्ट हो गए, उनकी रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा? तो बिना सीट इंक्रीज किए रिजर्वेशन देने से अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। खैर, जब 131st अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में प्रपोज किया गया, जितने वोट चाहिए थे उतने ना मिलने की वजह से ये बिल पार्लियामेंट में रिजेक्ट हो जाता है। और जैसे ये पेरेंट बिल पार्लियामेंट में रिजेक्ट होता है, वैसे ही गवर्नमेंट इन 2 बिल्स को भी विड्रॉ कर लेती है। क्यों विड्रॉ करती है? क्योंकि जब लोकसभा की सीट्स इंक्रीज ही नहीं होनी है तो डीलिमिटेशन की पूरी एक्सरसाइज करने का क्या मतलब? तो ये बिल रिजेक्ट हो जाता है और वैसे ही गवर्नमेंट इन 2 बिल्स को विड्रॉ कर लेती है। अब आते हैं आपकी और मेरे काम के पॉइंट पे। देखो आज भले ही ये बिल्स रिजेक्ट हो गए हो, लेकिन 2029 में यही पॉइंट्स फिर से उठाए जाएंगे, यही क्वेश्चंस फिर से डिस्कस किए जाएंगे, और तब भी पार्लियामेंट में हर एक मिनट की कॉस्ट कुछ 2.5 से 3 लाख रुपए की होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। तो 2029 में कुछ अचानक से चमत्कार नहीं हो जाएगा कि नॉर्थ और सेंटर के जो स्टेट्स है वो अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे, तब भी उनकी ही पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तब भी उनको ही ज्यादा सीट्स मिलेगी पार्लियामेंट पे। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन से स्टेट को ज्यादा सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है? तो देखो इंडिया में इन स्टेट्स के पास लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट्स है, और ये ना सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि जिस भी स्टेट के पास ज्यादा एमपीज होंगे पार्लियामेंट में भी उसी स्टेट का ज्यादा वेटेज होगा। और बहुत ही नेचुरल सी बात है, जिस भी स्टेट के पास ज्यादा सीट्स होंगी किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसी स्टेट के ऊपर ज्यादा फोकस होगा, और यही फोकस ना फिर पॉलिसी लेवल पे, बजट एलोकेशन में भी दिखता है। और इसीलिए नेशनल लेवल पे और पर्सनल लेवल पे सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं पर्सनली डिट्टो इंश्योरेंस को रेकमेंड करती हूँ, जो आपको आपके हिसाब से सही प्लान चूज करने में जेन्युइनली हेल्प करता है। तो अगर आप भी हैसल फ्री इंश्योरेंस ढूंढ रहे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करें। वैसे आपको पता है इंडिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स भी इस एक स्टेट से आते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया। अगर आपको आज के इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल राइट बैक टू यू। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.